आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पुरानी टेस्ट सीरीज है और इसमें ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन की स्थापना है वो लंदन में किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। तो इसका आंसर बी से ही होगा। तो इस पर हम लोग ये देख लेते हैं कि दादा भाई नेरोजी क्या थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी जो है, इन्होंने किताब इन्होंने ही जो सिद्धांत बताया कि एक्चुअल में जो अंग्रेज हैं वो भारत के साथ क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी बताई। ड्रेन थ्योरी कि कैसे जो है, जो कलकत्ता की हुगली नदी है, हुगली नदी से पूरा भारत का जो बेल्ट है वो थेम्स नदी तक जा रहा है। जो टेम्स नदी है लंदन की, वहां तक कैसे जा रहा है। इन्होंने ही जो बुक लिखी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनकी ये जो बुक है उसमें इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि कलकत्ता की हुगली नदी से टेम्स नदी तक कैसे जो है भारत की जो है पूरी धन संपदा वहां पर जा रही है। और इन्होंने ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से अंग्रेजों में हो रहा अंग्रेजों का जो शोषण था, अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था भारत में, उसकी आवाज उठाई थी और भारतीय विषयों को संसद संसद में लाकर इन्होंने अवगत कराया था लंदन में, वहां की संसद को। कई बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस। और ये जो है नरम दल के एक प्रकार के नेता थे, नरम दल के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ संगठन दिए गए हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, इंडियन लीग और ये कलकत्ता एसोसिएशन। तो ये लर्निंग क्वेश्चन है, ये याद करने वाला है और पता होना चाहिए कि कौन कौन से। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना थी राजा राधा कांत देव ने की थी। राजा राधा कांत देव जी ने की थी। दूसरा है बम्बई एसोसिएशन। बम्बई तो आप जानते ही हैं किसके लिए फिर प्रसिद्ध है। ये की थी दादा भाई नेहरू ने, अभी जिनके बारे में हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। तीसरा, इंडियन लीग। कलकत्ता का हमेशा योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता में और बढ़ चढ़कर वहीं से जो है क्रांतियां होती थी। ये शिशिर कुमार घोष, इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना। इसकी स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन घोष ने। आनंद मोहन घोष ने। तो हमें इनके थोड़ा सा आसपास की पीछे की कहानी पता होना चाहिए कि कब ये इंडियन एसोसिएशन, आप लोग इसके बारे में देखिएगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब बना, किस परिस्थिति में ये राधा कांत देव ने इसकी स्थापना की। और बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नेहरू के बारे में हमने बता दिया। द ड्रेन वेल्थ थ्योरी, भारत की धन संपदा कैसे हुगली नदी से टेम्स नदी तक जा रही थी। और इन्होंने कई बार ये इन्होंने जो है जो कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए उसमें अध्यक्षता की है।
जो हमारे देश में आज़ादी के पहले जो सम्मेलन हुए थे उसमें अध्यक्षता की है। और इंडियन लीग की स्थापना जो है सुशील कुमार घोष जी ने की। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन घोष जी ने की थी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव ये 2 नंबर। और बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 4। और इंडियन लीग की स्थापना किसने की? इंडियन लीग की स्थापना जो है सुशील कुमार घोष जी ने की। सुशील कुमार घोष 1 नंबर। और कलकत्ता एसोसिएशन की स्थापना जो है आनंद मोहन घोष ने की। 4। आनंद मोहन घोष ने की। तो 2 4 1 3। 2 4 1 3 ये सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में भारत का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। तो ये 1600 में ये भी लर्निंग क्वेश्चंस है। ये अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अब हमको ये देखना है अंबिका चरण मजूमदार 1600 में। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि 1916 में ऐसी क्या परिस्थिति चल रही थी हमारे देश में। और असहयोग आंदोलन और गांधी जी की ये इसी समय लगभग एंट्री मानी जाती है 1918 से 17 से। तो 16 में क्या परिस्थिति चल रही थी और उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति थी, इसके बारे में आप लोग हमको बताएंगे। फिर है बाण सागर परियोजना। बाण सागर जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार की जो है, यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार। हम इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो 1 2 4 बी आंसर इसका सही है। फिर इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन से दर्रे कहाँ पर है, ये हमको देखना है। तो देखते हैं। पहली चीज तो दर्रे क्या होते हैं? दर्रे पासेस, मतलब जो दो पर्वतों के बीच का जो पास रहता है, बीच में जो खाली मैदान रहता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग दर्रे कहते हैं। तो इसमें ये दर्रे जो है, इसमें हमको पहले आप ये इसके लिए होमवर्क है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। और इसमें ये पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना है। देवशा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। देवशा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा, खारदुंगला कहाँ पे है? लद्दाख में है। खारदुंगला कहाँ पे है? लद्दाख में है। और मयाली दर्रा उत्तराखंड में है। मयाली दर्रा उत्तराखंड में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। मेन जो झील
ये क्वेश्चंस हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू ने की थी। इसके बाद मैंने बताया था कि दादा भाई नेहरू ने क्या-क्या काम किए और उनका क्यों फेमस है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये भी पढ़ा था, दादा भाई नेहरू ने जो है कांग्रेस के कई बार ये अध्यक्ष रहे हैं और ये इन्होंने ही ड्रेन वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी कैसे भारत की धन संपदा भारत की हुगली नदी से होकर टेम्स नदी तक पहुंच रही है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने ही जो भारतीय आय की गणना है इन्होंने ही सर्वप्रथम की थी। भारतीय आय की गणना सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। तो दादा भाई नेहरू जी का आर्थिक मामले के क्षेत्र में स्वतंत्रता में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये नरम दल के नेता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें कई सारे ऐसे हमने राजनीतिक संगठन के बारे में बात की थी कि किस संगठन की स्थापना किसने की थी। तो ये चीज मैंने बताई थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राजा राधाकांत देव ने की थी और बम्बई एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और इंडियन लीग की स्थापना ये कोलकाता से है, शिशिर कुमार घोष जी ने की थी। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन घोष ने की थी। दादा भाई नेहरू जी के बारे में मैंने बता दिया। अब आप लोग मुझे राधा राधा कांतदेव होम और शिशिर कुमार घोष जी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बम्बई में 1916 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। और बाण सागर जो परियोजना है वो यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये यहाँ पे सही नहीं था तो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन आपको बताया था ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन-कौन से जो है पासेस जो है किस-किस स्टेट में है। तो ये बताया था, देवसा पासेस जो है हिमाचल प्रदेश में बताया था। देवसा जो पासेस हिमाचल प्रदेश में है। और खारदुंगला कहाँ कहाँ पे है? खारदुंगला लद्दाख में है। और मयारी जो पासेस है वो उत्तराखंड में है। इसके बाद हमने नेक्स्ट में ये बताया था कि कौन-कौन से पासेस ये देखना है कि कराकोरम पासेस, जोजिला पासेस और बनिहाल पासेस ये कहाँ पे है, और पीर पंजाल पासेस और तुझु जो है पासेस कहाँ पे, और तालघाट पालघाट ये कहाँ-कहाँ पे है ये बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेक के बारे में बताते हैं। लेक क्या-क्या लेक हैं। तो जो लेक है, जब यहाँ से कोई भी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो उसको विवर्तनिक लेक या प्लेट ये टेक्टोनिक लेक कहते हैं। जब कोई भी पार्ट जो है जमीन का नीचे धंस जाता है तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वो उसमें जब पानी भर जाता है तो उसको टेक्टोनिक लेक कहते हैं। इसी ये जो है जम्मू कश्मीर का वुलर झील एक इसका एग्जाम्पल है। लेकिन जो लोनार झील है, लोनार झील कहाँ की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो एक एग्जाम्पल्स है वोल्केनो लेक का। तो ये हमने आपको बताया था। चूंकि नेट कनेक्टिविटी चली गई थी इसलिए ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। अब ये चांदी जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। बॉक्साइट जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बॉक्साइट जो है उड़ीसा में पाया जाता है। कॉपर की जो माइंस है इसका आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा पब्लिक सेक्टर है। ठीक है। और बॉक्साइट और ये चीजें आप बताएंगे। फिर है इसमें पूछा गया कौन सा वाटरफॉल कहाँ कहाँ पे है, ये चीज बतानी है। इसमें हम देखेंगे जो बुद्ध जलप्रपात है, वाटरफॉल जलप्रपात, जब मध्य प्रदेश में कई जलप्रपात है जैसे भेड़ाघाट। बुद्ध जलप्रपात, बुद्ध जलप्रपात कहाँ पे है? झारखंड में है। थलैयार जलप्रपात, नाम से ही लग रहा है। थलैयार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और बाराकाना कहाँ पे है? कर्नाटक में है।
और बजाचल, बजाचल कहाँ पे है? केरल में है। तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। बुद्धा फॉल्स, बुद्धा फॉल्स कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड, यस। फोर्थ। थलैयार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बारन का बरकना कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और बझैचल कहाँ पे है? बझाचल कहाँ पे है? केरला में है। तो 4321, 4321 ये आंसर सही है। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द मोस्ट सिग्निफिकेंट गोंडवाना फील्ड लेक, गोंडवाना जो फील्ड है वो कहाँ पे है? मोस्टली जो मध्य प्रदेश का और ये झारखंड वाला जो रीजन है, बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे गोंडवाना लेक है। गोंडवाना लेक है। और गोंडवाना भारत में जो सर्वाधिक गोंडवाना कोयला है दामोदर घाटी में, झारखंड की बंगाल पट्टी में स्थित है। सही बात है। टर्सरी कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, ये गलत है। टर्सरी कोयला मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो आंसर इज ए। भारत में जो सर्वाधिक जो कोयला है वो कहाँ पे पाया जाता है? जो गोंडवाना लेक है, हमारी जो गोंडवाना जो क्षेत्र है वो मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसलिए आप देखें मोस्टली जो थर्मल पावर प्लांट है, जो विद्युत तापगृह हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों के आसपास स्थित हैं। सिंगरौली को जो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, मुष्ट कोयले से सबसे ज्यादा वहीं पे पाया जाता है। अब इसमें ऋतु स्टार्ट होने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु कब से स्टार्ट होती है? मार्च से अप्रैल में, थर्ड ऑप्शन। और वर्षा रेन कब से स्टार्ट होती है? जुलाई से अगस्त में। और बसंत कब आता है? शरद ऋतु कब आती है? सितंबर अक्टूबर में। और हेमंत ऋतु कब आती है? नवंबर दिसंबर में। 2 3 1 4 1 4 सी आंसर सही है। अब महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है? ये बताना। महावीर स्वामी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? ललितपुर में है। ओखला कहाँ पे है? ओखला ओखला जो है ये नोएडा में, गौतम ओखला दिल्ली के पास की जगह है, नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर में। और पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? एटा में स्थित है। तो ये चारों कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, इसमें सॉइल्स के बारे में बात की गई है कि सॉइल्स कौन कौन सी। देखिए, जो लाल मृदा है, जो लाल मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है? जो लाल मृदा कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है? मूंगफली के लिए। जो लाल मिट्टी होती है किस फसल की है? इसकी मुख्य फसल कौन सी है? मूंगफली। पानी कम लगता है। काली मृदा जो है, काली मिट्टी किसकी फसल के लिए अच्छी है? काली मिट्टी का जो मुख्य जोन है कपास। इसको क्या है? स्वतः जो खेत की जुताई करने वाली, मतलब अगर आप मिट्टी को ऐसे छोड़ दो और तो ऑटोमेटिक उसमें दर्रे टाइप के पड़ जाते हैं और पानी वहां से जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वतः जोतने वाली, अपने आप इसकी जुताई हो जाती है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? कॉफी। और जलोढ़ मिट्टी में क्या है? गन्ना, शुगर केन। तो ये चीज है इसमें। तो इसका क्या आंसर है? बी। कैसे? लाल मिट्टी में क्या होता है? मूंगफली। टू।
कपास किस में होता है? कॉटन में, ये ब्लैक सोयल में। और लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? लेटराइट में क्या होता है? कॉफी। और एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा में क्या होता है? गन्ना, शुगर केन। तो 2-1-4-3, 2-1 बी आंसर है। हाँ जी। फिर इसमें झीलों के बारे में बात की है कि कौन सी झील कहाँ कहाँ पे स्थित है। झील हम देख लेते हैं। देखिए, नागिन जो झील है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। फतेह सागर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चन से पूछा है। नागिन झील, नागिन झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर 1। फतेह झील कहाँ पे है? राजस्थान में। देवताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जो देवों वाली चीज है, देखिए जो फ्लावर वैली है वो भी वहीं पे है। और एक साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में। तो देवताल झील कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। और लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 1-4-2-3 सी आंसर सही है। अब देखिए, नेशनल इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है इसमें। नेशनल आय, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? पहले राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी देश अर्थव्यवस्था में जो देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो भी अंतिम वस्तु है या अंतिम सेवा, उसका जो मौद्रिक मूल्य है, उसको जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष ले लिया, और अंतिम उत्पाद प्लस सेवा, इनका जो मूल्य होगा उसको इन्होंने क्या बोला है? राष्ट्रीय आय कहा है। राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय जो है 3 मेथड से कैलकुलेट होती है। कौन कौन सी? प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्लास में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। राष्ट्रीय स्टॉक का संवेदी सूचकांक किस किस पर निर्भर करता है? 50 कंपनियों का जो एक औसत मूल्य होता है उसको राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक कहते हैं। जब सरकार किसी खाद्यान्न वस्तु को उपभोक्ता की उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध कराती है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्गम मूल्य। क्या बोलते हैं उसको? इश्यूज प्राइस। जो भी हमारी अ, ये दुकानें हैं, जो कमजोर वर्ग के लिए जो भी दुकानें हैं उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर देती है, तो उसी को जो है इश्यूज प्राइस कहते हैं। अब ब्रॉड मनी किसे कहते हैं?
ब्रॉड मनी मतलब जो सबसे ज्यादा तरल हो, जो सबसे ज्यादा हो। तो इसमें देख लेते हैं। मनी चार प्रकार की होती है। एम ये M1 जो है, M1 में क्या क्या कैलकुलेट करते हैं मनी मल्टीप्लायर में? जो लोगों के पास मुद्रा रहती है, लोगों के पास जो मुद्रा रहती है, लोगों के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में जमाएं, बैंकिंग प्रणाली में जमाएं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं रहती हैं। और M3 में क्या आ जाता है? M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं। जो सावधि का जो हम लोग खाता खुलवाते हो, जो उसकी जमा होती हैं, वो M3 में आ जाती हैं। तो M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस बैंकों की ये सावधि जमा। तो सबसे ज्यादा जो वो होता है, इसमें सबसे ज्यादा बृहद मुद्रा की जो माप है वो M3 में है। आंसर क्या है? M3। भारत के शासन में विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ये हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि कौन सा जो है लॉ सबसे ज्यादा, उसने एक फाउंडेशन रखा है डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण की भावना का। विकेंद्रीकरण की भावना क्या होती है डिसेंट्रलाइजेशन की? जो आज हमारे देश में ग्राम पंचायत के इलेक्शन, जिला पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, वो विकेंद्रीकरण की भावना का एक ज्वलंत उदाहरण है। मतलब जो जनता का जो शासन है उसमें जनता की मैक्सिमम भागीदारी हो, जनता स्वयं चुने। जो हम लोग पढ़ते हैं ग्राम लेवल पे क्या होता है? सरपंच। फिर ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? जनपद अध्यक्ष। और जिला लेवल पे क्या होता है? जिला पंचायत। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है? नगर पालिका अध्यक्ष। और नगर पालिका से नगर पंचायत अध्यक्ष। ऐसे क्षेत्र जो ना तो शहर है, ना मतलब ना तो छोटे शहर है ना बड़े शहर है, उसके बीच के हैं वो नगर पंचायत। जो छोटे छोटे इस टाइप के शहर है उनको नगर पालिका, और जो शहर बना दिया उसको क्या बना दिया? नगर निगम। ऐसे यहाँ छोटा सा गांव, कई गांव मिलाकर जो, और ये जिले लेवल पे। तो ये विकेंद्रीकरण की भावना का। तो भारत जो परिषद अधिनियम 1861 है, उसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात की गई थी। अच्छा, ये अपने यहाँ जब संविधान बना था तब जो है 8वीं और 9वीं अनुसूची, ये मतलब 8 अनुसूची थी, है ना। फिर उसके बाद 9 और 10 अनुसूची बाद में आई। तो जो 11 और 12 अनुसूची है ये स्थानीय स्वशासन, मतलब जो ग्रामीण शासन है, ये स्थानीय स्वशासन, और ये इसमें नगर निगम, नगर पालिका, ये सब चीजें आ गई। तो ये जो दो अनुसूची जोड़ी गई थी ये विकेंद्रीकरण की भावना का है। और इसकी स्टार्ट जब अंग्रेज थे उस समय, मतलब अंग्रेजों के समय जो 1861 में एक जो कानून आया था उसमें स्टार्टिंग कर दी गई थी कि भारतीय परिषद अधिनियम में 1861 के जो कानून बनाया था उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। और इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण। एक देखिए, आपने वो पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि जो ये बंगाल का जो वो था गवर्नर, उसके अंडर में ये बम्बई प्लस ये मद्रास, ये दोनों कर दिए थे। इनकी विधायी शक्तियां छीन के इनके कंट्रोलिंग में दे दी थी। लेकिन जो 1861 का जो अधिनियम आया था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, तो उसमें जो है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और इनकी जो शक्ति जो इनसे ले ली थी ये रिवर्ट हो गई, ये वापस दे दी। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बनाया था, तो यहाँ के जो गवर्नर को इन बम्बई और मद्रास
के जो गवर्नर है वो अधीन हो गए थे। तो ये उल्टा जो है 1861 में कर दिया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के शासन में विकेंद्रीकरण की भावना 1861 में आई थी। अच्छा, जब हमारा देश का इसमें क्वेश्चन है भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या में कौन कौन इसमें शामिल नहीं है। जब हमारा देश का जो संविधान बना था तो उसमें 15 महिलाएं थीं। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। जब हमको लोग निरक्षर और अनपढ़ बोलते थे पूरे दुनिया, जब हम आजाद हुए थे तो उस समय पे भी हम महिला प्रतिनिधित्व करते थे। और उसमें जो प्रमुख थी ये जी दुर्गाबाई, स्वामीनाथन और राजकुमारी अमृत कौर ये थी। लेकिन अरुणा आसफ अली जी वहां पे नहीं थी संविधान सभा में। तो इसका आंसर ये। अब ये देखिए, संविधान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 के अंतर आता है, ये गलत लिखा है। पंचायत तो भाग आइए 9 के अंतर आता है। महान्यायवादी भाग 5 के अंतर आता है। नागरिकता भाग 2 के अंतर आती है। ये लर्निंग क्वेश्चन है। संविधान में हमारे कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो 1 से लेकर 22 तक क्या क्या आते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। संघ राज्य क्षेत्र हमारा भाग 8 में आता है। पंचायत हमारा भाग 9 में आता है। महान्यायवादी हमारा भाग 5 में आता है। और नागरिकता जो है भाग 2 में आता है। ठीक है। अब भारत की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है? तो इसमें जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, उसमें कौन सी 5वीं अनुसूची, उसमें क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न जो अलग राज्य हैं, भारत के राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित नियंत्रण है। लेकिन ये जो राज्य हैं, ये सारे राज्य छठी अनुसूची में है। इसको हम लोग संविधान की 12 अनुसूची आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। इसको हम एक ट्रिक देख लेते हैं, उसके माध्यम से याद कर लें। एसपी के प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, क्षेत्र 5 घूमने चल दिए, 5 घूमने चल दिए। तो एसपी, एस से क्या है? संघ, पी से क्या है? उनकी जो है पेंशन्स वगैरह जो होती हैं वो 2 के अंतर्गत आती हैं। और इनकी जो है ये 1 के अंतर्गत आता है, 2। अब राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो कहाँ से दी गई है? राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति। इसका आंसर आपने देख लिया। भारत के संविधान सभा में विभिन्न राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए 5वीं अनुसूची में इन्होंने बताया है कि क्षेत्रों का नियंत्रण। 6वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को शामिल किया है। और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 213 के तहत दी गई है। हम इसकी ट्रिक जो है कल देख लेंगे, जो संविधान की 12 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक, चूंकि इसमें पेज हमको बड़ा चाहिए और ये पेज छोटा आ रहा है, जो सेटिंग कल करवा ली जाएगी, उसके बाद हम वो डिस्कशन करेंगे। अब इसमें राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 213 के अंतर्गत दी गई है। फिर 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से गठन वर्ष के अनुसार उनको बताना है। अरुणाचल प्रदेश का जो है कब गठन किया गया था? 1963 में।
हिमाचल प्रदेश का कब किया गया था? नहीं, ये जो है आप लर्निंग क्वेश्चन है, ये कब किसका गठन किया गया है वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे, अभी आज यहीं रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे।